नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई उस खबर से जिसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का एक विवादित बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जहां वो कहते हैं कि मौजूदा हालात में समुदाय को खुद की रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए और इसके लिए हथियारों और आक्रामक तरीकों जैसी भी बातें सामने आई हैं। और देखिए, लगातार कई बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब चीन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा कर रहा है। इसी बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है और अब इस बिल को आने वाले विंटर सेशन में दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। और आखिर में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत ने दुख जताया। वहीं पीएम मोदी का संदेश लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। खालिदा जिया को पति की कब्र के पास दफनाया जाएगा। जनाजे में देश भर से 10 लाख लोग पहुंचे। यमन से सैनिक वापस बुलाएगा यूएई। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद की। सऊदी ने कल यहां हवाई हमला किया था। बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की हुई हत्या। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, साथ ही स्टाफ ने गोली मारी। 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71 पर आई। बेरोजगारी भी हुई कम। वहीं फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से हुआ गैंगरेप। 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। लिफ्ट देने के बहाने बैठाया, 3 घंटे घुमाया, फिर सड़क पर फेंककर भाग गए। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून, जिसे पढ़ाई और सुकून का शहर माना जाता है, वहां एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। 24 साल के एमबीए के छात्र एंजल चकमा की मौत ने पूरे शहर में शोक और चिंता फैला दी है। एंजल त्रिपुरा के एक साधारण परिवार से थे। 9 दिसंबर की शाम एंजल अपने भाई माइकल और दोस्तों के साथ सामान लेने निकले। रास्ते में कुछ नशे में युवक मिले। उन पर नस्लीय टिप्पणियां की गईं, जैसे चीनी मोमो। माइकल ने इसका विरोध किया और बहस बढ़ गई। इसी दौरान हालात बेकाबू हुए और एंजल पर हमला हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। जब हमलावरों ने माइकल पर हाथ उठाया तो एंजल अपने भाई को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन तभी चाकू निकल आया। एक नहीं कई बार उसकी पीठ पर चाकू से हमला किया गया, जिससे एंजल की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। एंजल वहीं सड़क पर गिर गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हमला जानलेवा होगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि स्पाइन को गंभीर नुकसान पहुंचा है। शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। एंजल 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। कभी होश आता, कभी चला जाता। पिता हॉस्पिटल के बाहर बैठकर सिर्फ दुआ करते रहे, लेकिन 17वें दिन एंजल हार गया। उसकी मौत के बाद पूरा मामला बदल गया। जो केस मारपीट का था वो हत्या में बदल गया। पुलिस ने जांच तेज की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं। वहीं एक आरोपी फरार है, जिस पर इनाम घोषित किया गया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के विवादित बयान ने देश भर में तहलका मचा दिया है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में उन्होंने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए समुदाय को खुद की रक्षा के लिए संगठित होने की बात कही। उनके बयान में हथियारों और आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल करने जैसी बातें भी सामने आई। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देश भर में इस पर बहस और नाराजगी शुरू हो गई है। कई लोग इसे भड़काऊ और संवेदनशील मान रहे हैं, जबकि कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। अपने बयान में यति नरसिंहानंद गिरी ने कुछ ऐसे शब्दों और उदाहरणों का इस्तेमाल किया जिन्हें कई लोग भड़काऊ मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलवारें बांटने जैसी घटनाएं हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए की गई और उनका मकसद अपराध नहीं बल्कि आत्मरक्षा की भावना बताई गई। और इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सिस्टम, सरकार, पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठाए और कहा कि हिंदू समाज खुद को असहाय महसूस कर रहा है। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया। कई नेताओं और संगठनों ने यति नरसिंहानंद गिरी के बयान की कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा समाज में डर और नफरत बढ़ा सकती है और इससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बयान गुस्से और पीड़ा की अभिव्यक्ति है, लेकिन शब्दों की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बयान की जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि क्या इससे किसी तरह की हिंसा या तनाव फैलने का खतरा है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक
अगर किसी बयान से हिंसा भड़कने की आशंका बनती है तो उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे में ना आए। अब सबकी निगाहें इस पर है कि जांच में क्या निकल कर आता है और इस बयान पर आगे क्या कार्यवाही होती है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 88 घंटे तक तीव्र सैन्य टकराव हुआ, जिसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर सटीक कार्रवाई की। अब चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का दावा है कि इस दौरान चीन ने न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। वांग यी के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक सीमा पार और स्थानीय संघर्ष सबसे अधिक बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति बनाए रखने के लिए चीन ने तटस्थ और तर्कसंगत रुख अपनाया, जिसमें व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों का कोई असर नहीं था और सभी कारण और परिणामों पर ध्यान दिया गया। क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल पड़े हैं? क्या चाइना को भी नोबेल पीस प्राइज का सपना सताने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तनाव को लेकर जो दावा पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब वही दावा चाइना करने लगा है। पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। अब बेजिंग कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान तनाव में चाइना ने मध्यस्थता की, संघर्ष विराम कराया और शांति स्थापित की। लेकिन सवाल यही है कि जब बंदूक पाकिस्तान के हाथ में थी, गोला बारूद चाइना दे रहा था, तो मध्यस्थ कौन कर रहा था? साजिशकर्ता कौन था? इंडिया ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट का रुख बिल्कुल साफ है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे फोन पर बातचीत हुई। उसी बातचीत में सीज फायर की तारीख, समय और शर्तें तय की गई। इंडिया ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सवाल कायम है कि क्या यह कूटनीति है या छवि सुधार का अभियान? तस्वीर आज भी बिल्कुल साफ है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीधे सैन्य संवाद से हुआ। न अमेरिका मध्यस्थ था, न चाइना। लेकिन श्रेय लेने की होड़ जरूर मची हुई है। पहले ट्रंप, अब शी जिनपिंग। क्या दुनिया को आज शांति कम और नोबेल की राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है? देश जानना चाहता है कि शांति का दावा करने वाले असल में किसके साथ खड़े हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक दुखद पल आया। ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर को निधन हुआ। राजनीति में अपनी मजबूत छवि और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध खालिदा जिया ने 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन के बाद लोग उनके राजनीतिक सफर और योगदान को याद कर रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे और बांग्लादेश के लोगों तक भारत की संवेदनाएं पहुंचाई। खालिदा जिया का निधन मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद हुआ। बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार खालिदा जिया ने 3 बार देश की पीएम का पद संभाला। उनके राजनीतिक सफर ने 4 दशकों का समय देखा। सफलताएं, चुनौतियां और लोकतंत्र के लिए उनका योगदान, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। वहीं इस दुख की घड़ी में भारत ने गहरा शोक जताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बुधवार को ढाका पहुंचे और पीएम मोदी की ओर से संवेदना पत्र और श्रद्धांजलि संदेश खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को सौंपा। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश के साथ इस कठिन समय में खड़ा है। आपको बता दें, खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का सफर नहीं था। उनके पति राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद मात्र 35 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाली खालिदा जिया ने लोकतंत्र के लिए कई बार कठिन फैसले लिए। बीएनपी की अध्यक्ष और देश की नेता के रूप में उन्होंने न सिर्फ उस सफलता की ऊंचाइयां देखी, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना किया। उनकी यात्रा बताती है कि कभी कभी जीवन की परिस्थितियां ही किसी को इतिहास में अमिट छाप छोड़ने के लिए आगे लाती हैं। उनके नेतृत्व और साहस को हमेशा याद किया जाएगा।
तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।